अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुख्मा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, अगर हम आजकल देखें सो मैनिपुलेशन इज़ वेरी कॉमन इन रिलेशनशिप दीज डेज़। अच्छा, ज़्यादातर मैनिपुलेशन जो है वो इंटीमेट रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, लेकिन ये किसी भी फॉर्म में आप देख सकते हैं, किसी भी रिश्ते में देख सकते हैं। इवन बहन भाइयों में भी मैनिपुलेशन, कोई एक जो है वो मैनिपुलेटर हो सकता है। लेकिन हम अगर इंटीमेट रिलेशनशिप्स की बात करें सो मैनिपुलेशन इतनी कॉमन हो रही है और जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब ऐसा अगले की जानिब से अगर डिनाई किया जाए, ना किया जाए या उस पर थोड़ा सा ऑब्वियसली रेजिस्टेंस शो की जाए, तो ऐसे लोग आपको ही बुरा भला कहेंगे और आपको ही कसूरवार ठहराएंगे। बट टू कट इट शॉर्ट, अगर कोई भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको इन्फ्लुएंस करने की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इन अ वेरी स्नीकी वे, सो उसमें करना आप सब ने क्या है कि अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है। यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज़ और किसी को अलाउ मत करे कि वो इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करे। और अगर बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि आपको लगता है कि अब इससे आगे कुछ नहीं है, मैं सब कुछ कर बैठा हूँ, तो देन यू हैव टू क्विट द रिलेशनशिप। स्पेशली अगर हम इंटीमेट रिलेशनशिप्स की बात करें, अपना ट्रस्ट अल्लाह पे रखना चाहिए, लेकिन इस तरह के रिलेशनशिप से पीछे हट जाना चाहिए जिसमें आपकी इमोशनल हेल्थ, जिसमें आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, जिसमें आपकी मेंटल वेल बींग सब मुतासर हो रहा हो। सो विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए ज़रा वेदर के हवाले से अपडेट ले लें। और वेदर के हवाले से हमारी एंकर हैं लाहौर रंग की अरूज महमूद, वो हमें बताएंगे। अरूज, बताइएगा कैसा रहने वाला है आज मौसम? जी, तो मौसम के हवाले से आपको बताएं तो दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जा हरारत में इजाफा होता ही नज़र आ रहा है। सितंबर भी शहरियों पर सितम ही ढा रहा है। आज सुबह के आगाज़ से सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और सूरज की किरणें मौसम को गर्म और खुश्क कर रही हैं। आज का जो दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है वो 37 है और कम से कम 28 रिकॉर्ड किया गया है। हवा में जो नमी का तनासब है वो 44% रिकॉर्ड किया गया है। जितना ज़्यादा हवा में नमी का तनासब होता है उतना ही हब्स और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। और जो हवा का जो रफ्तार है इस टाइम कदरे कम चल रही है, जिसकी वजह से हब्स भी महसूस किया जा सकता है। 16 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से जो है वो हवा की रफ्तार इस टाइम चल रही है। झुलसा देने वाली गर्मी ने शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है, क्योंकि मौसम का इंसानी शख्सियत पर बहुत गहरा असर होता है। डॉक्टर्स ने भी शहरियों को तंबीह की है कि वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें और अपनी ग़िज़ा में मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जहाँ थैंक यू सो मच अरूज, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि मस्जिदुल हराम में हुस्न क़िरात का आलमी मुकाबला और पाकिस्तानी स्टूडेंट ने फ़ाइनल में जगह बना ली है। मस्जिदुल हराम में कुरान करीम के हिफ्ज़ को लेकर, हुस्न क़िरात को लेकर और तफसीर को लेकर आलमी मुकाबले जारी हैं, जिसमें 117 ममालिक के 166 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने शिरकत की हुई है। 6 सितंबर तक ये मुकाबले जारी रहेंगे और 40 लाख रियाल की जो रकम है, 40 लाख रियाल जो हैं वो जीतने वालों में, पोजीशन होल्डर्स में तकसीम किए जाएंगे। फ़ाइनल राउंड की अगर हम बात करें सो पाकिस्तानी तालिब इल्म हाफिज़ आज़म तारिक की आवाज़ ने सबके दिल जीत लिए हैं और इन्होंने फ़ाइनल में अपनी जगह बना ली है। ही इज़ जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड और अब देखें कि फ़र्स्ट पर आते हैं, फ़र्स्ट पोजीशन पर आते हैं या नहीं, या चलें सेकंड थर्ड, पहली 3 पोजीशंस में से कोई पोजीशन अपने नाम करते हैं या नहीं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि 117 के करीब कंट्रीज़ हैं, जिसमें 166 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसमें शिरकत की हुई है, पार्टिसिपेशन की हुई है। सो आप फाइनल में भी जगह बना लें, इट्स अ ह्यूज थिंग। और ऑब्वियसली जब आप नुमाया पोजीशंस में अपना नाम बना लें सो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। सो दिस इज़ एक्चुअली वंडरफुल। और इसी के साथ अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और ट्विटर ने सियासी इश्तिहारात से पाबंदी उठा ली है। बैक इन 2019 अगर आपको याद हो सो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले उस वक्त के जो ट्विटर के एक्चुअली में
मालिक थे जैक डोसी, उनका ये कहना था कि ये तमाम चीज़ें, इस तरह की जो कैंपेन्स या इश्तिहारात होते हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट जाते हैं और कोई भी दूसरा अपनी सियासी तकरीरों से मतलब ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा रहा होता है। सो इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अगर हम इस साल 2023 में बात करें, सो जनवरी में ट्विटर पर जो जितने भी सोशल इश्यूज़ थे या अवेयरनेस कैंपेन्स थी उसकी इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन अब जो है वो सियासी इश्तिहारात से पाबंदी हटा ली गई है। एक ही अपडेट थी। इसी के साथ अगली स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे और यूट्यूब ने भारत में कम्युनिटी लाइंस की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर 1.9 मिलियन वीडियोस को यूट्यूब से रिमूव कर दिया है। ये डाटा, ये जो इस वक्त हम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करें, ये जनवरी और मार्च 2023 के दरमियान के हैं। और इसके साथ साथ अगर हम पूरी दुनिया से बात करें कि जो ऐसा मवाद आया जो कि ट्विटर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं था, यूट्यूब के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं था, उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं था, सो इन वीडियोस की तादाद 6.48 मिलियन से ज़्यादा है और इंटरनेशनली 6.48 मिलियन वीडियोस को भी यहाँ से हटाया जा चुका है। सो एक ये अपडेट थी हमारे पास जो हमने आपके साथ शेयर करी थी। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होंगे आज के शो के हाइलाइट्स और आज के शो में जो हमारा हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है उसके साथ शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आज के शो का आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। सबसे पहले हम आपके साथ आज शेयर करेंगे अलसी के बीज और चारों मगज़ के बेनिफिट्स क्या हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस की तस्दीक, इसको भी हमने देखना है। और आगे बढ़ते हुए बिजली बिल के ख़िलाफ़ मुल्कगीर एहतजाज, जगह जगह मुजाहरे और शटर डाउन हड़ताल, सूरत हाल किस तरफ जा रही है इसको भी देखेंगे। साथ में आज हमने बात करनी है रेकोडिक प्रोजेक्ट के पाकिस्तान की मईशत और ख़त्ते की तरक्की में क्या किरदार है। और आखिर में गैर मामूली ज़हीन पाकिस्तानी नयाद बरतानवी स्टूडेंट का ओ लेवल इम्तिहान में आलमी रिकॉर्ड, और इससे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा और जिसमें आज हमने बात करनी है अलसी के बीज पर और चारों मगज़ पर। जब हम अलसी के बीज की बात करते हैं ना, सो इसमें बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स और ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो किसी भी इंसान की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसी तरह जब हम चारों मगज़ की बात करते हैं जिसमें खरबूजे के बीज आते हैं, जिसमें तरबूज के बीज आते हैं, जिसमें कद्दू के बीज आते हैं, जिसमें कीरे के बीज आते हैं, सो इसके भी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। टर्न बाय टर्न दोनों को देखेंगे कि फ़ायदे क्या है, कितनी अमाउंट में इस्तेमाल करना है और किन किन बीमारियों से या प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हैं अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे। और डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ इस वक्त माहिर ग़िज़ाइयत वर्दा अमजद शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच वर्दा। जब हम अलसी के बीज की बात करते हैं ना, तो मोस्टली लोग, मेरे ख्याल में लाहौरियों की अगर हम बात करें तो शायद ना खाए हो, ज़्यादा उन्हीं लोगों को पता होता है जिनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं गांव से होता है। सो मैंने अलसी की एक मिठाई होती है वो खाई हुई है और वो बहुत टेस्टी थी, लेकिन मैंने कभी बीज नहीं खाए। सो हम जब अलसी के बीज की बात करते हैं, जैसे आजकल मोरिंगा पाउडर, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स बताए जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं अपने फ़ायदों के हवाले से। चिया सीड्स का हमने फ़ायदा सुना, इसी तरह अब हम अलसी के बीज के बहुत फ़वाइद सुन रहे हैं। तो कितना फ़ायदा है अलसी के बीज से हमारी सेहत को? अच्छा, जब हम अलसी के बीजों की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले अलसी के बीज के पाउडर्स भी मिलते हैं और अलसी के बीज के बिस्किट्स भी मिलते हैं मार्केट में। आप फ्लेक्स सीड बिस्किट्स भी मार्केट में मिल सकते हैं, जो कि मेनली हम डायबिटीज़ पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो अगर हम अलसी के बीजों का फ़ायदा पढ़ें तो सबसे पहले ये आता है कि उनके जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके ग्लूकोज लेवल को कम करता है, उनके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। वो रोज़ाना 5 ग्राम्स ऑफ फ्लेक्स सीड्स मतलब अलसी के बीज ले लें तो उनके ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहते हैं। इसके अलावा मार्केट में अब फ्लेक्सिक्स पाउडर्स आते हैं जो कि लोग मिल्क में मिलाते हैं और अक्सर लोग सालन में भी मिलाकर उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी जो बॉडी की ग्लूकोज लेवल्स है वो मेंटेन रहे। सबसे पहले ये फ़ायदा आ जाता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये आ जाता है कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जो अलसी का बीज होता है ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनको कहा जाता है 10 to 15 ग्राम्स ऑफ फ्लेक्सीड डेली के लिए, ताकि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो अंडर कंट्रोल रहे। बिल्कुल ये चीज़ है, ये दोनों चीज़ें इस तरह से इसके फ़ायदे हैं। अच्छा, ज़्यादा फ़ायदा किसका होता है कि अलसी के बीज अगर हम वैसे ही इस्तेमाल कर लें या पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें, किस तरह ज़्यादा फ़ायदा? अच्छा, अलसी के बीजों का ना हम दोनों तरीक़ों से मतलब जो उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है, इसलिए क्योंकि जब हम उसका पाउडर फॉर्म में भी करते हैं, जो लोग घर में फ्लेक्स सीड्स बनाते हैं उनको ये कहूँगी कि जो फ्लेक्स सीड्स होते हैं
उनको पहले अच्छे तरीके से भिगोकर उसको पहले आप धूप में सुखाएं, जब वो सूख जाए फिर उसका पाउडर बनाएं, और पाउडर बनाने के बाद फिर उसको थोड़ी देर धूप में रखें ताकि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो टोटली तरीके से ड्राई हो जाए, फिर आप वो पाउडर अपने खाने में इस्तेमाल करें। तो अच्छा, इस तरीके से एक ये कि अलसी के बीज मतलब इसका जायका कैसा होता है? कुछ लोग कहते हैं जिस तरह एक मेवे का जायका होता है वैसा होता है, क्योंकि मैंने पर्सनली खाए नहीं है तो इसलिए मैं आपसे जो फ्लेक्सीड्स जायके में कैसे होते हैं। फिर एक ये कि ये मिलेंगे हमें कहाँ से? जिस तरह हम चार मगज़ की बात करते हैं, वो चारों वो हैं कि हम कहीं ना कहीं वो फ्रूट्स अपनी डेली रूटीन में या सीजनल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम उनको ड्राई करें, हमारे पास वो आ गए, लेकिन हम अलसी के बीज कहाँ से ले सकते हैं? अच्छा, अलसी के बीज ना वैसे अब हमें नॉर्मल हर जगह से मिल जाएंगे, हर जगह आपको फ्लेक्सीड्स के छोटे छोटे बॉटल्स होती हैं, वो अब हर जगह नॉर्मल जो आपके ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी फ्लेक्सीड्स मिलते हैं। और जहाँ तक इनके टेस्ट की बात है, इनका टेस्ट बहुत न्यूट्रल सा टेस्ट होता है। अगर आपके बहुत मीठा टेस्ट है तो वो भी नहीं, अगर आपके बहुत नमकीन टेस्ट है तो वो भी नहीं है। इनका बड़ा न्यूट्रल सा टेस्ट है कि किसी बंदे को लगा कर ये खा कर ये नहीं लगेगा कि मैंने क्या खा लिया, बड़ा अजीब सा टेस्ट है, ऐसा नहीं होता। ना ये मीठे होते हैं ना ये फीके होते हैं, इनका बड़ा न्यूट्रल सा टेस्ट होता है। अच्छा, सो टेस्ट वाइज से ऐसे हाँ, और आप मतलब कह रही है कि किसी भी स्टोर से और मार्केट से मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। सो आपने कहा डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में, दीज आर वेरी बेनिफिशियल टू योर हेल्थ। लेकिन देखें, जिस तरह मैं मोरिंगा के बारे में अक्सर ये बात करती हूँ, मोरिंगा को नो डाउट उसके बहुत फ़ायदे हैं, उसको सुपर फूड कहा जाता है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं भी, लेकिन ये हर एक को सूट नहीं करता। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ किडनी के इश्यूज थे, मल्टीप्लाई हुए मोरिंगा इस्तेमाल करके, स्टमक इशू हो जाता है, स्टमक इश्यूज बहुत ज़्यादा हुए। फिर इसके साथ साथ ये इसकी तासीर न्यूट्रिशन में, तो खैर मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि गर्म ठंडे की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसकी तासीर क्या है, लेकिन फिर भी इसके कुछ ऐसी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स हैं हर लोगों को सूट नहीं करते। इसी तरीके से जब हम अलसी के बीज की बात करते हैं, मैं हमेशा इस बात पे मतलब बड़ा अपना तवज्जो रखती हूँ कि अगर हम किसी चीज़ के फ़ायदे बता रहे हैं तो उसके नुकसानात भी बताएं कि किसको इस्तेमाल करना है और किसको नहीं करना। तो अलसी के बीज का इस्तेमाल किस अमाउंट में किया जाए और किन लोगों को इससे अवॉइड करना चाहिए? अच्छा, डेली अगर हम बात किया जाए ना कि इसके हमें कितनी ग्रामेज ऑफ डेली बेसिस पे लेनी चाहिए, तो 20 to 30 ग्राम ऑफ फ्लेक्सीड हम डेली बेसिस पे ले सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, और ये कितने चम्मच बनते हैं? ये ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबल स्पून बनते हैं। 2 to 3 टेबल स्पून हम ले सकते हैं इन द पाउडर फॉर्म, इन द पाउडर फॉर्म, या आप पाउडर को उस 20 to 30 ग्राम्स ऑफ फ्लेक्सीड्स लेकर उसको पाउडर पे कन्वर्ट करा सकते हैं। सही। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 30 ग्राम से ज़्यादा ये हो गई आपकी किडनी फॉर्मेशन के जो किडनी स्टोन्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन को ज़्यादा करेगा, बॉडी के डिहाइड्रेशन स्टेटस को ज़्यादा करेगा, क्योंकि फ्लेक्सीड्स अक्सर बॉडी में से पानी को अब्जॉर्ब भी करता है अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लें, तो हमें इसलिए इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अच्छा, किस को इन बीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या अलसी के पाउडर का? अच्छा, आप ना जो बंदा नॉर्मल है ना, जिसको कोई डिजीज़ या कोई और इशू नहीं चल रहा, उसको फ्लेक्सीड्स ले लेनी चाहिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा जिसका हार्ट इशू के साथ भी चल रहा है, जिसको साथ मल्टीपल इश्यूज़ हैं, उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आप ले लें, लेकिन अब जिस तरह हमने मोरिंगा की बात की, फ्लेक्सीड्स पाउडर सिर्फ एक जो घर में बना हुआ है, हमें वो पता है कि वो बिल्कुल फ्लेक्सीड पाउडर है, लेकिन जो मार्केट में मिल रहे हैं उस फ्लेक्सीड पाउडर के अंदर और भी इतनी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं जो अगर आपको नहीं पता आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से जा रही है, आपकी बॉडी के अंदर क्या एडवर्स इफेक्ट जा रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल उन्होंने फ्लेक्स सीड्स के साथ कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला हुआ है और वो आपकी बॉडी को नहीं सूट करता, तो आपकी बॉडी में जाकर स्टमक इशू स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो चीज़ इस तरह की है कि आपको नहीं पता लगेगा, आप एक नॉर्मल लेमैन बंदा ये कहेगा कि फ्लेक्स सीड की वजह से हमें ये हुआ है, जबकि वो एक और तरीके से बना हुआ है फ्लेक्सीड, वो नेचुरल फ्लेक्सीड नहीं है, ना ही ऑर्गेनिक तरीके से। तो इसलिए हमें जो घर में फ्लेक्सीड पाउडर है दैट इज़ द वेरी बेस्ट, कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं किसी और चीज़ को मिक्स किए बगैर। यानी कि आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आप मार्केट से फ्लेक्स सीड्स लाएं, उसके बाद उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर उसको इस्तेमाल करें। तो ये एक आइडियल चीज़ है, बट अगेन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। नॉट मोर देन 30। अगर आपको हार्ट इश्यूज हैं तब आपने फ्लेक्स सीड्स कॉन्शियसली इस्तेमाल करना है। किडनी के इश्यूज भी हैं तो तब भी आपने फ्लेक्स सीड कॉन्शियस इस्तेमाल करना है। इवन आई वुड से कि अगर आपको कोई मसला नहीं है तब भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और मैं तो इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ, ये वैसे मैं पर्सनली खुद फॉलो करती हूँ कि मैं चिया सीड्स और तुखमलंगा इनका बहुत इस्तेमाल करती हूँ, बट करना क्या चाहिए कि डेली बेसिस पे कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। एक दिन लें, अगले दिन वक्फा डालें, ऑल्टरनेट डेज पर आप इस्तेमाल करें ताकि आप सेफ साइड पर रहें। अच्छा, सो आपने कहा कि हार्ट पेशेंट्स को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शुगर के मरीजों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है? उनके ब्लड शुगर लेवल्स को क्या मेंटेन रखता है? ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें,
सो वो किस तरह से मेंटेन रहता है, ये शुगर में बताते जो हैं। बी पैनक्रेटिक सेल्स जो हमारी किडनी में होते हैं, बी पैनक्रेटिक सेल्स जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, ये उनको इन्हांस करते हैं। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन बॉडी में इन्हांस होगी तो ऑब्वियसली आपके ग्लूकोज लेवल्स कम होंगे। तो ये इस तरीके से जो ग्लूकोज के पेशेंट, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर ग्लूकोज के लेवल्स को कम करता है कि आपके बी पैनक्रेटिक सेल्स में जो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है ज़्यादा होती है और अल्टीमेटली आपके ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम होते हैं। तो ये इस तरीके से हेल्प आउट करता है। और अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर का भी ये कि जो हाई ब्लड प्रेशर होते हैं उसको ये लो करता है। किस तरीके से लो करते हैं, जब आपका एकदम आपकी नर्व, जो आपका नर्वोटिक प्रेशर होता है, जो आपकी नर्व्स पे पड़ता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स पे पड़ता है, ये उस प्रेशर को कम करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लेवल मेंटेन रहता है। अच्छा, इसका वज़न के साथ कोई ताल्लुक है? देखें, बहुत से हमारे यहाँ पे फूड सप्लीमेंट्स, सीड्स या उनके पाउडर्स मिलते हैं और उनको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें भूख नहीं लगेगी, हमारी एपेटाइट जो है वो फुलफिल रहेगी, हमें ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, हम खाना नहीं खाएंगे, अल्टीमेटली वज़न जो है वो कंट्रोल रहेगा। या ये होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं या कुछ पाउडर्स जो हैं वो डायरेक्टली आपका वज़न कम कर रहे होते हैं। सो इसका वज़न के साथ इसका किसी किस्म का ओबेसिटी कोई के साथ लिंक है। है? सबसे पहले ये होता है कि एब्डोमिनल फैट के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनका एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होता है, ये जो आपका वेस्ट साइज होता है ना, ये उसको कम करने में बहुत हेल्प करता है। अच्छा। आपके वेस्ट साइज को रिड्यूस करता है। ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो बंदा वेस्ट साइज या ओबेसिटी में फॉल कर रहा है ना, वो 25 ग्राम, हम बीगा न्यूट्रिशंस को रिकमेंड करते हैं कि आपने डेली का 25 ग्राम्स ऑफ फ्लेक्स सीड्स पानी के अंदर सोक करके वो आपने लेना है, पाउडर पानी के अंदर डालकर, या आप ओवरनाइट But what is the right way to consume it? With अच्छा, it water, can be a powder. with milk, किस तरह से इस्तेमाल फ्लेक्सीड करें? पाउडर कैन बी मिक्सड इन मिल्क, ठीक है, और आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। और आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि आप रात को पानी में भिगो कर रख लें, ठीक है, और सुबह उठ के आप उस पानी को ग्राइंड करके पी जाएं। ये अच्छा। दो वेज है कि आप इन बिल्कुल दो ठीक। तरीके से अच्छा, ले इसी के सकते हैं। साथ साथ हम चारों मगज़ की बात करें तो उसमें तरबूज के बीज आते हैं, खीरे के, कद्दू के और खरबूजे के। ये किस तरह से फायदेमंद है? गर्मे के आते हैं। अच्छा ठीक है, गर्मे के आते हैं। सो ये किस तरह से फ़ायदेमंद है, इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए और चारों बीज इकट्ठे इस्तेमाल होते चार हैं? बीज इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। अगर तो किसी बंदे ने घर में ये बीज बनाने हैं ना, तो आप 25 ग्राम, मतलब 3 टेबलस्पून ऑफ पर बीज, ठीक है, आप फ्रूट से निकाल कर उसको बाहर रखें और उसको धूप लगवा कर उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके रखें और इन चारों को मिक्स करके रखें। सबसे पहले इसके नाम से पता चल जाता है कि 4 मगज़ है, मतलब 4 मिलाकर आपके मगज़, मतलब ब्रेन डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है, इस चीज़ से रिलेट किया जाता है। सबसे पहले ये आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटी में क्या होता है कि जो आपको अक्सर लोगों को चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाती है, बड़ी अर्ली एज में भूलना स्टार्ट हो जाती है। अक्सर लोगों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है बहुत ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आपके ब्रेन डेवलपमेंट को प्रॉपर करता है, आपकी फंक्शनिंग को प्रॉपर करता है। मैंने ना बहुत अरसा पहले एक जगह पे कहीं पढ़ा था कि हमारा जो ड्राई फ्रूट हो गया या फ्रूट हो गया, कोई भी चीज़ जिस शेप की हो, खाने की बात थी, वो हमारे उसी बॉडी ऑर्गन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जैसे अगर हम वॉलनट की या इसी की बात करें, हम अखरोट की बात करें, सो वो हमारे ब्रेन की, उसमें ऐसे लगता है वो रिजेम्बलेंस होती है, तो हमारे ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह ये चारों मगज़ नाम से पता लग रहा है, सो ये हमारे ब्रेन के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपका अर्ली मेमोरी लॉस होने लग गया है, कल हम डिमेंशिया की भी बात कर रहे थे और इसके साथ साथ अल्जाइमर्स की भी। सो मेरे ख्याल में एट अ वेरी अर्ली एज आपको अपनी डाइट में समहाउ ये चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप जब वो स्टेज पर आए तो आप बहुत सी चीज़ों से बच सकें। सो इसके ये फ़ायदे हैं। कोई इस तरह भी चीज़ है कि कोई ऐसी कंडीशन में बंदा है उसको ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, जब हम नुकसानात की अच्छा, बात अगर सबसे करते पहले करें तो इसकी क्वांटिटी आप बहुत कम ले सकते हैं पर डे के हिसाब से। अच्छा। सबसे पहले क्योंकि हमें ये लोग कहते हैं आप 1 टेबलस्पून से ज़्यादा 4 मगज़ पर डे में नहीं लेते। अच्छा, ठीक है, आपका 1 टेबलस्पून इज इक्वल टू 5 ग्राम्स, ठीक है। आप 5 ग्राम से ज़्यादा आपने एक दिन में 4 मगज़ नहीं लेने होते। इसकी जो डोजेज एज पर WHO ने दी हुई है वो 5 ग्राम है, आपको उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। उससे ज़्यादा एक्सीड करने में क्या होता है कि इसका भी ये होता है कि इसकी जो फ़ायदों में आ जाता है कि आपके किडनी स्टोन्स को बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करके बॉडी से निकाल देता है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा ये लेना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होना स्टार्ट हो जाती है, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते होते हैं। तो इसलिए आपको इसकी डोजेज का ख्याल रखना चाहिए। इसको लेने के कोई नुकसानात नहीं है, लेकिन इसकी डोजेज एक खास अगेन हाउ टू यूज़ इट, बिकॉज मैंने चारों मगज़ का अक्सर देखा है कि मतलब दूध में बादाम डाल के, 4 मगज़ डाल के, सौंफ डाल के, इलायची डाल के, उसमें थोड़ा सा कोई ना कोई शुगर ऐड करके, तो उसका एक शेक सा बना के पिया जाता है, बच्चों को भी दिया जाता है। सो वो बड़ा जायके में भी अच्छा होता है। लेकिन अदर देन दिस इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? हम जो 4 मगज़ का पाउडर होता है हम अपने नॉर्मल घर के सालन में भी डाल सकते हैं।
सकते हैं, ठीक है। हम ये कि अगर सालन बन गया आप उसके ऊपर भी सारा पाउडर डाल जायका के तो खाने नहीं के खराब अंदर हो मिक्स जाएगा कर सकते खाने नहीं, का। उसका वो है कि इतना खाने का जायका नहीं उसका डिफरेंशिएट करता। बाकी बच्चों का ना जब मिल्क में देते हैं ना वो हम कहते हैं कि वो आपको देना चाहिए। आप डेली का बच्चों को थोड़ा सा मिल्क में डालकर 4 मगज़ दें ताकि उनकी एक ग्रोइंग एज होती है, उनकी एक लर्निंग एज होती है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी उस हिसाब से इंप्रूव होती है। अच्छा, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड का प्रेशर के लिए प्रॉब्लम भी है, हेल्पफुल है, ये डायबिटीज़ के लिए भी हेल्पफुल है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी हेल्पफुल तो है। ये दोनों चीज़ें ये बहुत अच्छी है। वो बट आई है। वुड से कंक्लूड मैं इस सेगमेंट को करूँगी, एक यू वांट टू ज़्यादा से अमाउंट, समथिंग। हाँ, कि इस अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना कि जो मर्जी है, मतलब 5 ग्राम से ज़्यादा 4 मगज़ नहीं एक्सीड करने। एक्सेस में फिर आपको इशू स्टार्ट स्पून्स होता है। में बताएं, अच्छा, टीस्पून्स और अगर मैं टेबलस्पून। आपको टेबल स्पून में बताऊँ तो आपने 1 टेबल स्पून से ज़्यादा 4 मगज़ नहीं एक्सीड करने, ठीक है। और अगर टी स्पून है तो 1 स्मॉल टी स्पून के ज़्यादा एक्सीड नहीं करना आपने। और अगर आप मैं उसको फ्लेक्स सीड्स की बताऊँ तो फ्लेक्स सीड्स आपके 3 टेबल स्पून बनते हैं, उससे ज़्यादा आपने फ्लेक्स सीड्स डेली 3 टेबलस्पून पर डे आप कह रही हैं अलसी के बीज, और 4 मगज़ 1 टेबल स्पून। 1 जी, टेबलस्पून। इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना क्योंकि इसके साथ आपके और हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप इससे ज़्यादा एक्सीड। ठीक है जी। वर्दा कह रही हैं कि जो अलसी के बीज हैं वो 3 टेबलस्पून और अलसी के, हाँ, तो अलसी के 3 अलसी के 3 हैं और आपने कहा 4 मगज़ का 1 टेबलस्पून। इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर आप ये मैं थोड़ा सा एडिशन इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन है मेरा, आई डोंट नो कि मैं मेडिकली इसके क्या वो उस तरह से चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें ऑल्टरनेट डेज पर करें और कम अमाउंट से स्टार्ट करें। पहले आप ये देखें कि आपकी बॉडी पे कोई उसके असरात तो नहीं आ रहे, नेगेटिव नहीं आ रहे, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी डोज बढ़ाएं। आपकी बॉडी को सूट करता है, देन यू आर गुड टू गो विद इट। थैंक यू सो मच वर्दा फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। 15 अगस्त को ये कुछ सैंपल्स थे जो लाहौर की आउटफॉल रोड से लिए गए थे। सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और रवां साल ये तीसरा ऐसा सैंपल सामने आया जिसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इससे पहले 2 दफ़ा पहले भी ऐसा हो चुका है। इसके साथ साथ अगर हम लाहौर की बात करें तो जो आखिरी पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ था दैट वाज रिपोर्टेड इन 2020 और उसके बाद ये अब 3 सैंपल्स जो इस साल लिए गए उसमें ये तीसरा सैंपल था जिसमें पोलियो वायरस जो है वो इसको नोटिस किया गया। सो इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है, कैंपेन किस तरह से चलाई जा रही है, मॉनिटरिंग के लिए इस वक्त हुकूमत के पास क्या निज़ाम मौजूद है, सबको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियाँ नवीद साहब शो का हिस्सा है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, सबसे पहले तो ये कि पोलियो वायरस की मॉनिटरिंग के लिए क्या निज़ाम इस वक्त, अगर हम पूरे पाकिस्तान को तो चलें छोड़ दें, लाहौर में किस किस्म का निज़ाम है, कैसे इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, कैसे सैंपल्स लिए जाते हैं और कैसे जगह का तयन किया जाता है कि यहाँ से सीवरेज के पानी को चेक करना है? ये लाहौर के कुछ करीबन 3 से 4 नाले हैं जो गंदे नाले जहाँ से सीवरेज का पानी गुजरता है। आउटफार रोड और उसके अलावा ये खाड़क और मुख्तलिफ रोड है, 4 से हैं ये, जहाँ से ये सैंपल लिए जाते हैं ताकि चेक कर लें कि क्या पोलियो वायरस मौजूदगी उसकी है या नहीं। तो इस बार फिर बदकिस्मती से ये जो पोलियो वायरस का जो माहौलियाती नमूने लिए गए उसमें वायरस पाया गया। इसका मतलब लाहौर में पोलियो वायरस है और इसकी कंधार अफ़गानिस्तान से जो है इसका बताया जा रहा है कि लिंक है, वहाँ से ये वायरस आया। तो जो आपने निज़ाम पूछा कि किस तरह ये यहाँ पर किया जा रहा है, एक तो ये है कि पोलियो वर्कर रखे हुए हैं, दूसरा ये कि हम पोलियो मुहिमात मनाते हैं और हम अवेयरनेस भी अब तो काफ़ी अरसे से दे रहे हैं टीवी के ऊपर, वैसे भी जो है वो अवेयरनेस भी चलाई जाती है। लेकिन फिर भी जो है वो अगर इस वक्त पोलियो की बात करें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ही ऐसे ममालिक है पूरी दुनिया में जो अभी तक पोलियो से फ्री नहीं हुए। पोलियो की वबा अभी इन दोनों ममालिक में मौजूद है और घरों में जाकर पोलियो कतरे भी पिलाए जाते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस भी आ चुकी है और जो रिफ्यूज़ल है वो बहुत कम रह गया। लेकिन जब ट्रैवलिंग करते हैं लोग, जिस तरह अफ़गानिस्तान में अभी है वायरस और अफ़गानिस्तान से जो लोग इधर आते हैं पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में, तो उसके दौरान ये वायरस ट्रैवल होता है। तो इसके ऊपर ज़्यादा अभी हमें करनी चाहिए कि जो ऐसे जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ से ट्रैवलिंग होगी, क्रॉस करना है किसी सिटी से या मुल्क से जिस तरह अफ़गानिस्तान से, उनको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है। बाकी पोलियो मुहिम तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन देखें जब इस तरह से, जिस तरह अगर हम इस साल 2023 की बात करें तो ये तीसरी दफ़ा सैंपल में पोलियो वायरस
की तस्दीक हुई है, जब इस तरह से पता लग जाता है, ये ख़बरों में भी आता है, हम भी आज डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अच्छा, कि रोकथाम कैसे की जानी चाहिए, मतलब पोलियो वायरस के लिए ऑब्वियसली चेक एंड बैलेंस, ये किस तरह से अगला प्रोसेस उसके बाद क्या अगला होता है? प्रोसेस उसका फिर यही है कि ये पोलियो मुहिम फिर करते हैं, पूरे लाहौर की पोलियो मुहिम ये मनाते हैं, जिसमें पोलियो कतरे फिर पिलाए जाते हैं और ये मतवातर ये पिलाए जाते हैं। तो इससे रोकथाम के लिए कोशिश यही करते हैं कि वायरस को ख़त्म करने के लिए पोलियो कतरे पिलाए जाए बच्चों को, ताकि कोई बच्चा अफेक्ट ना हो। इसका यही एक निज़ाम है। फिर इसका कि वायरस है लेकिन आप हर एक को कतरे पिलाते हैं ताकि वो बंदा जो है वो बच्चे उसमें महफूज रहें। कुव्वत मदाफ़त आ जाए और पोलियो का जो वायरस अगर होता भी है तो उसका शिकार ना हो, उसके सही, लड़ने के लिए उस इम्यूनिटी उसके पास आ जाए, बच्चे के पास। तो उसका ये हाल यही करते हैं कि उस इलाके में, मखसूस एरिए में, फिर ओवरऑल लाहौर में ये मुहिमात ये चलती रहती हैं, हर 2 माह बाद 3 माह लेकिन बाद। देखें कि ये तीसरा केस, और ये बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया ने तकरीबन, हम बेशतर ममालिक की बात करें, उन्होंने बड़े मौसर अंदाज में इस पे काबू पा लिया है। लेकिन हम पाकिस्तान की बात करें, KPK में कुछ केसेस जो थे वो रिपोर्ट हुए, लेकिन हम आज तक इसका 100% ख़ात्मा नहीं कर पाए। हमारे जो लोग ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली, उनको भी फिर बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एक भी अगर केस आ जाए तो वो फिर दोबारा से उसी प्रोसेस से गुजरना। बिल्कुल, ये मैं आपको बताता हूँ कि हम बहुत क्लोज कई दफ़ा जा चुके हैं। पंजाब बिल्कुल फ्री रहा है, ठीक है, बाकी सूबों में, लेकिन मसला बनता है KPK में। हाँ बिल्कुल, यही उधर से मसला बनता है जब ट्रैवलिंग होती है अफगानिस्तान से या फिर जो तो है अब वो- ये देखें, अगर हम कैंपेन्स की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या कैंपेन्स हुकूमती सतह पर, सूबाई सतह पर इतने मौसर अंदाज में नहीं चलाई जाती, या इसकी प्रिवेंशन के लिए और चीज़ें करने की ज़रूरत है, और इकदाम देखें, करने की इसका ज़रूरत है? ऑडिट भी होता है, आलमी इदारा सेहत भी करता है, जो हम मुहिमात बनाते हैं, जो हम लोगों को पोलियो कतरे पिलाते हैं, उसका ऑडिट करती है, थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है। अगर उसमें कोई कमी कोताही होती है उसको भी चेक किया जाता है। और फिर उसके अलावा जो है वो रिफ्यूज़ल, और बहुत सारे लोग अभी भी हैं, नो डाउट कि अवेयरनेस आई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इसको एक साजिश समझते हैं कि ये पोलियो कतरे जो है वो खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं पिलाते। जब बच्चों को पोलियो कतरे नहीं पिलाते तो वो फिर जो है वो उनमें इम्यूनिटी नहीं होती और वो खुदा न खास्ता शिकार हो जाते हैं। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह केस कोई सामने नहीं आया, माहौलियाती नमूने हैं। इसका मतलब ये है कि हम अलर्ट हो जाएं, वायरस मौजूद है लाहौर में। तो ये इसकी मतलब ये जब वायरस इसका मकसद भी की यही होता तस्दीक है हुई कि है, मुहिम चलाई जाए। तो अब अगला स्टेप क्या हुकूमत ने लिया है? अगला स्टेप फौरी तौर पर मुतलका इलाकों में पोलियो मुहिम बनाई जाएगी। हर दफ़ा ही ऐसा ऐलान हो चुका है? जी नहीं, अभी तो कल ये आया है, तो अभी ऐलान करेंगे ये हम्म। कि बाकायदा उन इलाकों में पोलियो मुहिम मनाई जाती है, फिर क्लोजली उनको देखा जाता है। तो ये यानी कि अब वायरस अगर लाहौर में, तो लाहौर के पूरे ही जो है वो ये समझ लें आप, दोबारा से कैंपेन जो है वो मखसूस चलाई एरिया नहीं, पूरा लाहौर ही है जहाँ पर ये करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, वैसे तो अभी हम इस हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि पोलियो वायरस की जो तस्दीक हुई है, तो अब हमने मज़ीद आगे क्या करना है, कैंपेन्स वगैरह सब कुछ। हमारे यहाँ पर मियाँ साहब एक और बड़ा प्रॉब्लम पाया जाता है, जो एक ख़ास तबका है वो कहता है कि ये बच्चों को कतरे नहीं पिलाने, इसमें शायद बाहर के ममालिक ने कुछ किया हुआ है, या इसमें कोई हराम चीज़ें हैं। इस पर बहुत से उलमाए कराम फतवे भी दे चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पिलाने उन्होंने नहीं पिलाने, और वो जहालत की इंतहा है। इस तरह के हम केसेस ऑफ एंड ऑन देखते हैं। मैंने अपने इर्द गिर्द पोश इलाकों में रहने वाले लोगों को ऐसे देखे, पोलियो टीमों को मारते भी हैं, मारते हैं। लेकिन मैं वेलेंशिया में लेट्स सपोज रहती हूँ, या मैंने DHA में रहती हुई 1-2 फैमिलीज को देखा, वो बड़े रेजिस्टेंट है। वो कहते हैं हमने नहीं पिलाने बच्चों को, बिकॉज इसमें हराम अज्जा का इस्तेमाल होता है। ऐसे लोगों की काउंसलिंग के लिए भी पे दर पे वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ किया जाता है? ये करता महकमा सेहत। इस तरह की बहुत सारे उलमा हजरात को भी इसमें इनविटेशन दिया जाता है। फिर जो है वो मीडिया के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जाती है, मुतलका फैमिलीज़ की काउंसलिंग भी की जाती है। ये ख़ास तौर पर वो तबका है जो इनको आप कह सकते हैं कि बहुत सारे एरिए, ये जिस तरह इधर है पठान कॉलोनी, ये जो एरिए हैं, और जो खान ज़्यादा है पठान, ये तो बहुत ज़्यादा आगे से जो है वो इनको रिजिड होते हैं ना कि नहीं पिलाने। हाँ, इनको बड़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं, कई दफ़ा पोलियो वर्कर को मारते भी हैं, फिर वो पर्चे भी होते हैं। तो काउंसलिंग तो ज़्यादा की जाती है, अवेयरनेस भी है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। इसके पीछे ये बहुत बड़ा हमारे माशरे का अलमिया है पाकिस्तान की। अगर हम बात करें तो लोग इतने रेजिस्टेंस है, इतने
उलमाए किराम इस पे फतवे भी दे चुके हैं, दिस इज़ सेफ एंड साउंड, अदर देन दिस उसमें कोई हराम चीज़ उसका इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पर यकीन नहीं रखते और वो फिर भी बहस मुबाहिसा करते हैं, बच्चों को कतरे नहीं पिलाते और इसी वजह से पोलियो टीम्स पर हमले किए जाते हैं। फिर अब वो तो उन्होंने सिक्योरिटी साथ मामूर कर दी जाती है। बिल्कुल सिक्योरिटी दी जाती है पुलिस की अच्छा जानब से। देखिए, हम अभी जो बात करें पोलियो वायरस की तस्दीक कैंपेन्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिरी 15 मई को पोलियो मुहिम हुई थी। जी जी जी, आखिरी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन आपको क्या लगता है इसके अलावा क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? जिस तरह से आपने कहा कि ये वायरस अफगानिस्तान से आता इसके है, अलावा लोग लेकर आते मैं हैं। ये समझता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा बेहतरी भी जिसमें आई है कि जो कोल्ड चेन सिस्टम है जो वैक्सीन का, वो बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, हमारे सिटी में। कोल्ड चेन सिस्टम ये है कि जो आपकी वैक्सीन होती है वो उसकी जो एफिकेसी है वो बरकरार रहनी चाहिए। ये ना हो कि आप उसको एक मतलूबा टेम्परेचर होता है उसके अंदर रख कर आप लेके जाएंगे घर घर तक, तो वो टेम्परेचर अगर बरकरार रहेगा तो उसकी इफादियत होगी। अदरवाइज़ अगर आप उसकी इफादियत खो देंगे उसका नुकसान कोई नहीं है, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा मसला है कि वो अपना काम नहीं करेगी, क़ुव्वत मदाफ़त पैदा नहीं करेगी। ये कई दफ़ा इसके ऊपर मैं स्टोरी कर चुका हूँ कि हमारा जो वैक्सीन को महफूज रखने का जो निज़ाम है जिसको कोल्ड चेन सिस्टम कहते हैं वो हमारा इतना अच्छा नहीं है। जिस तरह बिजली चली जाती है और 2-2 3-3 घंटे हमारे पास उसका बैकअप नहीं है, तो वैक्सीन को मौसर अंदाज में स्टोर करना ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो टेम्परेचर उसका कोल्ड चेन मेंटेन, सिस्टम कहते हैं, ये बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा, जिसमें कमियां कोताहियां अभी भी हैं। मैं अरसा दराज से इसके ऊपर मैं यानी आपका ये कहना है कि जिन बच्चों को कतरे पिलाए भी जाते हैं कभी कभी ये चांसेस होते हैं कि हाँ जी। उनको जो कतरे पिलाए गए हैं उनकी अफादियत ही कोई नहीं है, क्योंकि वो जब टेम्परेचर खो दिया उसने और शदीद गर्मी में आप वैक्सीन लेके फिर रहे हैं और उसको आप पिला भी देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो कोशिश है कि ये जो कोल्ड चेन सिस्टम है ये बेहतर किया जा रहा है और मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है इसको, क्योंकि ये मुख्तलिफ जितने भी BHU RHC है वहाँ पर जो पड़े हुए रेफ्रिजरेटर हैं उसके अंदर पहले तो इसको जो लाया जाता है इस वैक्सीन को हम बैरून मुल्क से मंगवाते हैं ना, उसके दौरान ये कोल्ड चेन सिस्टम फिर आगे जब स्टोरों में चला गया, स्टोरों से आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ यूनियन काउंसिल लेवल तक जब जाना और घर घर जाने तक इसका टेम्परेचर मतलूबा वो बरकरार रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। और इस पर हुकूमत को मेरे ख्याल में इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि अगर आप एक काम कर भी रहे हैं, आपका पैसा भी लग रहा है, आपकी मैन पावर भी उसके लिए इंगेज हो रही है, वो तमाम काम आप कर रहे हैं, तो फिर इस निज़ाम को भी मौसर मैंने कई दफ़ा छापे मारे और जाके मैंने ऐसे रेफ्रिजरेटर जो इन कोल्ड स्टोर इनके वहाँ पर जाके बंद पड़े होते थे। अच्छा, वहाँ पर चल ही नहीं रहे वो रेफ्रिजरेटर, बंद पड़े होते थे, फिर इनको ये बहुत दफ़ा मैं कर चुका हूँ। फिर वैक्सीन ख़राब हो जाती है, फिर वैक्सीन को ज़ाया करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हम दिखा चुके हैं। अच्छा वैसे मैं ये आगे अब चलकर काफ़ी कदर बेहतर किया है मैं ये जो आपने छापे मारे इस पर भी बात करूंगी, लेकिन अभी हम राइट नाउ मुझे ये बताएं कि अगली कैंपेन कब से स्टार्ट अभी होगी? इस हवाले से अभी लॉन्च कल माहौलियाती नमूने का इन्होंने बताया है महकमा सेहत की जानब से, जल्द ये अनाउंस कर देंगे और जो 3 माह बाद होती है, वैसे अब माहौलियाती नमूने पॉजिटिव आ गए तो कर देंगे ये बिल्कुल ठीक। अच्छा ये जो आपने कहा है कि आपने मुख्तलिफ किस्म के छापे भी मारे इस दौरान कि ये जो पोलियो की वैक्सीन है वो सही टेम्परेचर पे रखी नहीं जाती जिसकी वजह से वो अपनी अफादियत खो देती है, जब आपने ये छापे मारे ये नॉर्मली किन किन जगहों पे इनको स्टोर किया जाता है और जब आपने छापे मारे तो उसके बाद अगला रिजल्ट क्या आया? अगला रिजल्ट, मैंने तकरीबन ये 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा वैक्सीन पकड़ी पोलियो की जो ज़ाया कर दी जाती थी। अब बहुत ज़्यादा सिस्टम मेरी उसी काम की वजह से मैं बेहतर हुआ है। पहले तो ये नहीं पता लगता था कि वैक्सीन कहाँ से जारी हुई है, कोई रावी में फेंक देता था, किसी गंदी नाले में फेंक देता था, तो जब इंक्वायरी करते थे तो उसका कुछ सिस्टम ही नहीं था। अब तो इन्होंने उसका एक सिस्टम बना दिया है कि वो लॉट कौन सी है, कहाँ से वो है, रजिस्टर्ड होती है सारी वैक्सीन। उसके बाद मैंने बहुत सारे जो इलाके हैं, अंदरून शहर है, जिस तरह बाकी बहुत सारे जो एरिएज़ हैं, नश्तर टाउन का बात कर लें, इकबाल टाउन की, वहाँ पर जो इनके बुनियादी दही मराकज़ सेहत या डिस्पेंसरीज़ हैं, डिस्पेंसरीज़ के ऊपर ये रेफ्रिजरेटर बंद पड़े होते थे या उसका UPS नहीं होता था। अगर 2-2 3-3 घंटे बिजली चली गई तो वो उसका कोई बैकअप नहीं था। यानी आपको लगता है कि जो आपने इस मामले पर आवाज उठाई, नए रेफ्रिजरेटर दे दिए बहुत सारी जगहों पर, सो थिंग्स आर बेटर, लेकिन इस पर मजीद काम करने लाहौर की में, पंजाब ज़रूरत में है। अब पता नहीं क्या सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है, आपको दोबारा चेक करना चाहिए और फिर हमें भी आके बताना चाहिए कि लेटेस्ट अपडेट क्या है इस हवाले से। मियां नवीद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा ही रहेंगे, अभी हमने मजीद भी इनसे बहुत कुछ जानना है। शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक
ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑब्वियस हम बात कर रहे थे कि लाहौर के सीवरेज के जो पानी होता है उससे जो नमूने लिए गए उसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। सो इसके बाद अब की क्या सूरत हाल है, नेक्स्ट कैंपेन कब लॉन्च की जाएगी पोलियो को लेकर, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई ऐलान नहीं हुआ, जल्द ऐलान मुतवक्के है। लेकिन पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना और इसके लिए SOPs क्या हो सकते हैं जो आलमी दायरा सेहत के लिए हैं, व्हाट वी नीड टू डू, इस पर अभी हम बात करेंगे। और हमारे साथ मियां नवीद साहब भी मौजूद हैं। मियां साहब, क्या SOPs हैं जो आलमी दायरा सेहत बताता है और उसमें से पाकिस्तान किन किन पर ऑलरेडी अमल पैरा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी तक हमने नहीं की? एक तो ये है कि हमें, हमारे लिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि मैं, आप या कोई भी अगर फॉरेनर कंट्री का हम विज़िट करते हैं तो हमें पोलियो के कतरे पीने पड़ते हैं। वो इसलिए हमें जाने की इजाज़त नहीं है कि हमारा जो कंट्री है वो पोलियो फ्री नहीं हुआ। आपने जाना, मैंने जाना, या कोई भी अगर पाकिस्तानी बाहर जाना चाहता है तो पहले पोलियो के कतरे पिएगा, बड़ों को भी पीने पड़ेंगे। ये एक लम्हा फ़िक्रिया कि हमें फ्री करना चाहिए। दूसरा, कम से कम 3 साल तक पाकिस्तान के किसी भी सूबे में पोलियो केस नहीं होता तो हम पोलियो फ्री हो जाएंगे। आपको पता है कि हमसाया मुल्क उन्होंने कैसे फ्री किया? उन्होंने जो लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते थे उनके बिजली के मीटर काट दिए जाते थे। सही, इतनी सख्ती उन्होंने वहाँ पर की है। और इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा मुल्क है, लेकिन वहाँ पे वो पोलियो फ्री हो चुके हैं। यानी आप कह रहे हैं कि अगर पूरे 3 महीने तक कोई भी वायरस, 3 साल तक पूरे अच्छा, 3 पाकिस्तान साल तक में पूरे किसी भी पाकिस्तान। सूबे में कोई वायरस पोलियो का केस अगर रिपोर्ट नहीं होता तो पोलियो फ्री हो जाएगा। ये एक SOP है आलमी दायरा सेहत का। और इसके लिए हमें क्या क्या करने की हमें जरूरत इसलिए है? क्या करने की ये ज़रूरत है कि जिस तरह पंजाब कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि क्लियर कर गया 3 साल, लेकिन KP में रिपोर्ट हो जाता है या सिंध में रिपोर्ट हो जाता है। वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ये टीम वर्क है। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर पंजाब फ्री है, लाहौर फ्री है तो उधर भी आ गया तो हम नहीं होंगे। सो इसको देखने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल क्विकली आपसे इसका जवाब चाहूँगी, वक्त की किल्लत है। कैसे मालूम हो कि बच्चे ने पोलियो के कतरे पिए? ये भी है कि फिंगर उसकी जो फिंगर उसके ऊपर निशानात लगाए जाते हैं, लेकिन ये भी कई दफ़ा हम बता चुके हैं कि वो मार्कर ही काम नहीं करते। देखिए, फिर सारी बातें मशकूक हो जाती हैं। जब आपका ऑडिट होगा वो फिंगर के ऊपर से ही जो है वो ये इंटरनल ऑडिट जो थर्ड पार्टी ऑडिट, उससे पता लगता है कि बच्चे ने पोलियो कतरे पिए नहीं पिए। मार्कर ही ऐसे गैर मेयारी होते हैं कि निशान लगाएं तो अगले दिन ही खत्म हो जाता है। तो फिर कैसे, मुझे बताएं ना, कैसे अब क्या ये करने की ज़रूरत है ये इसमें भी? देखें, दो जो कमियां कोताहियां दूर करने की ज़रूरत है। फौरी तौर पर अभी लाहौर में माहौलियाती नमूने कंपेन शुरू करेंगे, इजाफी कंपेन शुरू करेंगे उस एरिया में। एक तो रूटीन की मुहिम है ना, 3 माह बाद, और वहाँ जहाँ से हुए, जहाँ पे सेंसिटिव जोन है, वहाँ पर एक इजाफी वो मुहिम करेंगे। शुरू दूसरा ये कि इसका फिंगरिंग वाला निज़ाम बेहतर करें, क्योंकि आप जब तक अपना ऑडिट खुद नहीं करेंगे तो हम कैसे अपने आप को बिल्कुल ठीक ठीक। ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम कमियां कोताहियां हैं जिनको फौरी तौर पर दूर करने की ज़रूरत है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर 3 साल तक पाकिस्तान के किसी भी सूबे कहीं से भी अगर पोलियो का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं होता, देन वी विल बी फ्री और हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए हुकूमती सतह पर मज़ीद काम होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मियां नवीद साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद।